नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। आज लखनऊ का हर कोना गर्व और जश्न से झूम उठा है। वजह है हमारे देश के होनहार एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से लौटने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे। शुभांशु का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। स्कूली बच्चों ने एस्ट्रोनॉट की वेशभूषा में उनका अभिनंदन किया। वही ढोल नगड़ों और भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर शुभांशु को रिसीव किया। एयरपोर्ट से शुभांशु थार जीप में सवार होकर सीधे अपनी पुरानी स्कूल सिटी मोंटेसरी स्कूल पहुंचे, जहां कभी उन्होंने पढ़ाई की थी। दोपहर में वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और उसके बाद लोक भवन में आयोजित राज्य सरकार के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन के तहत 20 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे और 15 जुलाई को धरती पर लौटे थे। आज हर लखनऊ वासी उन्हें देखकर गर्व सिर और ऊंचा कर रहा है। देखिए, देश के सच्चे सपूत की भारत माता की, देश के सच्चे सपूत की वीर सैनिक की भारत माता की। राजधानी भोपाल आज स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के जोश और जुनून का साक्षी बना। MSME कन्वेंशन सेंटर गोविंदापुरा में आयोजित हुआ स्टार्टअप एवं उद्यमी महाकुंभ 2025, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और देश भर से आए स्टार्टअप फाउंडर्स, नवाचारकर्ताओं और उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती के भोपाल प्रदेश कार्यालय का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, प्रदेश के विकास का मार्ग स्टार्टअप और MSME सेक्टर से होकर गुजरता है। युवा जब उद्यमिता की ओर बढ़ते हैं तो वे न केवल अपने लिए रोजगार का सृजन करते हैं बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाते हैं। उन्होंने यहाँ भी आश्वासन दिया कि सरकार स्टार्टअप्स को हर संभव सहयोग देगी ताकि मध्य प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाया जा सके। महाकुंभ के विभिन्न सत्रों के नवाचार, निवेश, डिजिटल तकनीक और मार्केटिंग रणनीतियों पर गहन चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य प्रदेश का स्टार्टअप और इकोसिस्टम आने वाले समय में राज्य की नहीं देश की आर्थिक रीढ़ बनेगा। महाकुंभ 2025 ने साफ संदेश दिया है, युवा, नवाचार और उद्यमिता ही आत्मनिर्भरता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। सुनिए। जैसी राजधानी केंद्र पे अभी 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, लेकिन GIS हमारे लिए पहली बार भोपाल में हुई और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। हमें इस बात का गर्व भी है और ये वो चीज है जिसके आधार पर हमने कहा कि हमारे राजधानी और ऐसे हुए जुड़े हुए प्रत्येक नगर पे ध्यान जाना चाहिए। और GIS के बाद अब हमने अपने अलग अलग उद्योगों पे, क्या हमारे जिले में भी अगर माइनिंग के सेक्टर में कटनी का वजन है तो कटनी में देश भर के अलग अलग माइनिंग सेक्टर के लोग आना चाहिए। हमारा हिम्मत तब बड़ी थी जब हमने पहली बार ग्वालियर जबलपुर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। कितना आश्चर्य लगता, ग्वालियर कहाँ इतनी बड़ी आबादी का नगर और ग्वालियर की कीर्ति प्रसिद्धि अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार से, लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपति आए उसमें उन सारे लोगों ने कहा हमने तो पहली बार ग्वालियर देखा। अब हमको तो ऐसा लगा कि ऊपर से गिरा के तीसरी मंजिल से अपने तो प्राण ही चले गए। जब ग्वालियर ही पहली बार देखेंगे तो बाकी राज्य के बारे में क्या होगा, क्या ग्वालियर, क्या जबलपुर, ऐसी सारे क्षेत्रों में। तो आज बदलते दौर में एक एक स्थान पर ऐसे में जब आपने ये आपके बीच में इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं तो आपकी कठिनाई पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने कहा मॉर्टगेज पे डबल ड्यूटी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जो आपकी परेशानी थी वो किसानों को भी परेशानी थी। हमने सरकार के माध्यम से सभी वर्गों का ध्यान रखा। किसान लोन लेता था, लोन लेने के लिए बैंक की तरफ से मॉर्टगेज कराने जाता है, मॉर्टगेज करा करके वो अपना लोन जब तक उसकी योजना है उसका लाभ भी लेता है, लेकिन लाभ लेने के बाद जब उसका लोन चुक जाता है, पटा देता है, लेकिन लोन पटाने के बाद भी वो मॉर्टगेज वहां बरकरार रहता है। ऐसे में किसान के लिए कभी और कोई नया काम करना हो
कुछ भी काम करना हो तो जाकर फिर ड्यूटी देगा, वहाँ अलग से परेशानी उठाएगा, और ये बड़ी कठिनाई वाला मामला था। हमने इस बात का मुद्दा ही हल कर दिया कि जैसे ही अगर यहाँ से लोन चुकेगा वो अपने आप मॉर्गेज से मुक्त हो जाएगा। पूरे प्रदेश के सारे किसानों को ये लाभ दिलाया। मुझे लगता है आपकी भी समस्या वही है। अगर आपने कोई स्कीम बनाई और कोई स्कीम के आधार पर आगे बढ़े और आपने अपना जो भी कमिटमेंट था वो पूरा हो गया, तो क्यों डबल ड्यूटी होना चाहिए। निश्चित रूप से अगली बार हम इसमें आपके इस सुझाव पे आगे बढ़ करके एमएसएमई को भी ये लाभ देंगे कि ये जरूरत नहीं है डबल मॉर्गेज की। और साथ ही साथ जैसे हमारे अपने राज्य के अंदर खेती के लिए, फूड इंडस्ट्री के मामले में, रोजगार आधारित उद्योग करने के लिए, भाई साहब हमारे राज्य के अंदर अभी हमने इंडस्ट्री पॉलिसी में 2 बात की गुंजाइश दी है कि जो मशीन आधारित इंडस्ट्री लग रही है उनका अपना काम है, उनको अपना तरीके से व्यापार कराना है। लेकिन अगर वो रोजगार आधारित उद्योग लगा रहे हैं तो जैसे लाडली बहना को हमको अभी 1500 से लेकर 1500 तक आगे हमको घर बैठे उनको अपनी व्यवस्था से लाभ दिलाना है। हमने कहा इससे बात नहीं बनेगी। जो बहनें लाडली बहना अगर आकर के हमारी इंडस्ट्री में काम करेगी तो उसको 1500 या 3000 नहीं, उसको 5000 रुपया महीना सरकार दिलाएगी, ताकि वो रोजगार से जुड़े अपने काम करके आए, और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट देगा। मतलब सरकार 5000 देगी, 8000 हमारा उद्योगपति देगा, तो कुल मिलाकर 12-13 हजार मिलेंगे। लेकिन काम करते करते उसकी जिंदगी में भी अपनी परेशानी का निदान भी रहे, हमको श्रम आधारित लेबर भी मिले। और इसलिए रोजगार आधारित उद्योगों के लिए हम उद्योगों से एमओयू भी कर रहे हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री लगाइए, और उसकी बहुत बड़ी कीमत वाली भी नहीं, बहुत छोटी। अगर हमने 500 करोड़ से ऊपर वाली मशीन आधारित उद्योगों के लिए हमने कहा कि सब प्रकार की सुविधा देंगे, तो ये 40-50 करोड़ की इंडस्ट्री, 10-20 करोड़ की इंडस्ट्री भी अगर रोजगार परक लगाते हैं तो उसकी आने वाली लेबर, वो लेबर अपनी 100 से लेकर 4000-7000 तक भी हो सकती है। जैसे कॉटन आधारित उद्योग हमारे हैं, तो हमारी झाबुआ, धार, निमाड़ का पूरा बेल्ट, ऐसे में कॉटन से धागा से लेके कपड़े बनाने तक, कपड़े बना करके निर्यात करने तक वो इंडस्ट्री लगाते हैं। तो लेबर आप अपनी इंडस्ट्री में लगाएंगे, लेबर से आप अपना काम कराएंगे, निर्यात आप करेंगे, जो बाकी व्यवस्था आपकी इंडस्ट्री के माध्यम से आपकी हो सकती वो आप करेंगे। लेकिन आप हमारे राज्य के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो 10 साल तक 5000 रुपया महीना सरकार आपको देगी, ताकि आप रोजगार चलाओ। ये रोजगार आपको चलाना है, लेकिन रोजगार आधारित कारखाने खड़े करके हमारे राज्य के लोगों को काम का मौका मिलेगा। ऐसे कई प्रकार के सेक्टर में, अभी मेडिकल सेक्टर में भी हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि हॉस्पिटल खोलो, हॉस्पिटल भी सब सेक्टर में खोलो, हॉस्पिटल के अंदर भी अगर काम करते हैं तो हम उस प्रकार से उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसे हमारे आपके माध्यम से जो तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए संस्थान खोलते हैं, ITI खोलते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी हमने ये बड़े पैमाने पर अपने देश के बाहर भी और देश के अंदर भी ये अभियान चलाया हुआ है कि अगर आपके संस्थान के माध्यम से अगर आप अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के उस प्रकार के लोग ट्रेंड करना चाहते हैं, तो हम ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज भी आप चलाना चाहोगे तो आप में आपकी सहभागिता उसमें भी जोड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के अंदर ही प्रतिभाएं अपने दक्षता हासिल करें और उस दक्षता के बलबूते पर वो अपने क्षेत्र में यही खप जाए। इसलिए भी एक नया मॉडल पे भी हम आगे बढ़े। लघु उद्योग भारती के द्वारा आज प्रदेश व्यापी सम्मेलन रखा गया था। इसमें हमारे पूरे प्रदेश के हर जिलों से उद्यमी आए थे, और जो पिछले साल सवा साल से हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं, उसमें एक माहौल पूरे प्रदेश में बना है कि हमारे प्रदेश के भी युवा उद्यमी आगे आए और अपनी उद्यमशीलता के साथ में आगे बढ़ें। और आज का कार्यक्रम भी मुझे लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित थे, उनसे उद्यमियों का उत्साह भी बढ़ा है, उनकी कुछ समस्याओं की भी चर्चा हुई है तथा इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा कृष्ण गोपाल जी भी थे। उन्होंने उद्यमियों को जो एक महत्वपूर्ण बात कही है कि उद्यम के साथ में संस्कारों को भी आप साथ में लें और मजदूरों के बारे में भी चिंतन करें, मजदूरों की भी स्वास्थ्य की चिंता रखें। तो रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, रोजगार में नए उद्यमियों को लाना, देश विदेश के उद्यमी भी आए परंतु हमारा प्रदेश का उद्यम भी बढ़े, और खास करके लघु उद्योग, क्योंकि यह स्थापित सत्य है, प्रधानमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका MSME क्षेत्र की रहेगी।
तो एमएसएमई के जो लघु उद्योग भारती के आज उद्यमी थे वो सब मध्य प्रदेश के एमएसएमई के उद्यमी थे। और मुझे लगता है कि आज के इस सम्मेलन से वे एक सकारात्मक संदेश सरकार की ओर से लेके जाएंगे कि हर जगह पर सरकार उनके साथ में खड़ी है, वे आगे बढ़ें और उद्यमशीलता का अपना वो नया आयाम लेकर के आए और हम लोगों ने हर संभव मदद करें। केंद्रीय राजनीति में आज एक बार फिर आरोपों और जवाबों की गूंज सुनाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर तीखा हमला बोला है। गृह मंत्री शाह ने याद दिलाया कि बतौर न्यायाधीश जस्टिस रेड्डी ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिससे सवाला जुड्डुम आंदोलन को खारिज कर दिया गया था। यह वही आंदोलन था जिससे नक्सलियों के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने आत्मरक्षा के रूप में शुरू किया था। शाह ने कहा कि रेड्डी के फैसले ने आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया और यही वजह बनी नक्सलवाद 2 दशकों तक जिंदा रह सका। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने रेड्डी के एक अन्य फैसले की भी हवाला दिया जिसमें सुरक्षा बलों को स्कूल भवनों से हटाने का आदेश गया था। शाह के मुताबिक यहां आदेश बाद में कई जानलेवा नक्सली हमलों का कारण बना। अमित शाह ने सवाल उठाया, क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी बता सकते हैं कि आखिर सुदर्शन रेड्डी को इस पद के लिए क्यों चुना गया? उन्होंने कहा कि शायद एक ही वजह है, उनकी वामपंथी विचारधारा। जैसे जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासत और आरोपों का पारा भी चढ़ा जा रहा है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन और खुद राहुल गांधी इस तीखे सवालों का जवाब क्या देते हैं। सुनिए। इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है उनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने एक समय था जब उन्होंने मेरे कहने से क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था कि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी वो परेशान थे, उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, उस स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए कि उन्होंने क्यों पिक किया। जी, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा। नक्सल को सपोर्ट करने के लिए नहीं, वामपंथी विचारधारा। और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी अब इट विल बी पोलराइजिंग फैक्टर? पोलराइजेशन क्या है? जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि और पोलराइजेशन अगर होगा भी तो किस मुद्दे पर होगा? देश की सुरक्षा के मुद्दे पर होगा। मैं मानता हूं देश की सुरक्षा पर सांसदों ने विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आई है एक बड़ी खबर। एक चौंकाने वाले और शर्मनाक वारदात जिसमें मौजाला थाना पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनका शोषण करने वाले एक सतीर गैंग का भंडाफोड़ किया। थाना मझौला क्षेत्र में सोनपुर पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 आरोपी सचिन, विकास और हसीन को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में तीनों घायल हुए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और पुलिस के मुताबिक यहां गैंग उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय था और मासूम नाबालिग लड़कियों को नौकरी का लालच देकर फंसाकर उन्हें बंधक बनाता था और फिर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 3 तमांचे और कारतूस, 3 मोबाइल फ़ोन और कुछ कपड़े भी बरामद किए गए।
इससे पहले शुक्रवार रात इसी गैंग के 2 और आरोपी अविनाश और विजय पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। तो एसएसपी सतपाल आतिल ने बताया कि इस गैंग के सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही इनके अवैध संपत्तियों की तुर्की भी की जाएगी और पुलिस अन्य जिलों में भी इन अपराधियों के आपराधिक इतिहास की जांच में जुटी है और इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश भी जारी है। थाना मझौला पुलिस की इस कार्रवाई को जनपद मुरादाबाद में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने कई मासूम बच्चों को और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने अपराध की दुनिया में सक्रिय अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के 2 कुख्यात सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। थाना मंटोट पुलिस और एसओजी संयुक्त टीम ने यहां कार्रवाई मंटोट क्षेत्र के गहरा मुगली के पास की, जहां घेराबंदी के दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पेट में लगी गोली उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सलमान अली ईरानी निवासी शहडोल और साहिल फरोज ईरानी निवासी बुरहानपुर मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। ये दोनों लंबे समय से छठा पुलिस वेश में चोरी और लूट डकैती, टप्पेबाजी और नख बजने जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक बंदा शिवराज सिंह ने जानकारी दी है कि इन बदमाशों के पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड, अवैध तमंचा, कारतूस और फर्जी नंबर प्लेट लगी अपाचे बाइक और बरामद की गई हैं। मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस इस गैंग के जोड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। बांदा पुलिस की इस कार्रवाई को प्रदेश में चल रहे अपराध नियंत्रण को अभियानों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। किया गया है, क्या है पूरा मामला? जनपद बांदा थाना अध्यक्ष मटौंद और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गोहरा मुगली के पास से ईरानी गैंग के 2 अभियुक्त हैं, ये सलमान और साहिल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनकी स्थिति ठीक है। ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के सदस्य हैं। ये छदम पुलिस बन करके इनके द्वारा टप्पेबाजी, छिनैती, लूट और नकबजनी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। विगत 1 दिवस पूर्व इनके द्वारा कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना की गई थी। उसी के बाद इनकी सीसीटीवी के माध्यम से और ऑपरेशन त्रिनेत्र के द्वारा जो कैमरे लगाए गए हैं उनका सहारा लेते हुए सर्विलांस के माध्यम से इनकी ट्रैकिंग की गई और उसी के क्रम में आज घेराबंदी कर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात, अवैध असलाह, एक बिना फर्जी नंबर प्लेट की अपाचे गाड़ी बरामद हुई है और इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इनके द्वारा और कई घटनाओं को अंजाम देना पता चला है। इनके और गैंग के सदस्यों की जानकारी की जा रही है और इस संपूर्ण प्रकरण में विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बार फिर से स्पष्ट शब्दों में उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम उनके हस्ताक्षर लेने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। शाह ने इन खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और कहा कि ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं। उन्होंने इस संदर्भ में उस दौर को भी याद किया जब वे एक विशेष अदालत में जमानत के लिए गुहार लगा रहे थे। गृह मंत्री ने बताया कि विशेष अदालत के रविवार को भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और इस दौरान यह आशंका जताई थी कि वे गृह मंत्री होने के नाते
सच्चों को प्रभावित कर सकते हैं। शाह ने यह भी बताया कि उनके वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जमानत में फैसला होने तक वे गुजरात से बाहर रहेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जहां सामान्य तौर पर जमानत याचिका की सुनवाई 11 दिनों में पूरी हो जाती है, वही उनकी याचिका पूरे 2 साल तक लटकी रही और ये सब जस्टिस आफ्ताब आलम की कृपा से हुआ। अमित शाह ने कहा कि भारत के न्यायिक इतिहास में जमानत की सुनवाई में इतना लंबा समय शायद ही कभी किसी केस में लिया हो। सुनिए। अमित शाह जी, आप बार बार जुडिशरी का हवाला देते हैं, लेकिन उस वक्त भी जस्टिस आफ्ताब आलम आपके घर आए थे आपसे सिग्नेचर लेने के लिए कि आप गुजरात से बाहर चले जाएंगे। ना, ऐसा नहीं हुआ है। आफ्ताब आलम साहब कभी मेरे घर पे आए नहीं है, ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी है। इन्होंने यहाँ रविवार के दिन स्पेशल कोर्ट बिठाकर मेरी बेल एप्लीकेशन को सुना और रिजेक्ट किया। ना, रिजेक्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमित शाह गृह मंत्री रहे, वो साक्ष्य को प्रभावित कर। तो मेरी जो वकील थी, इन्होंने कहा कि आपको अगर ये भय है तो जब तक बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता हमारे क्लाइंट गुजरात के बाहर रहेंगे। वो मैंने स्टेटमेंट किया है। 2 साल आप बाहर रहे? हाँ, 2 साल में बाहर रहा, निश्चित रूप से बाहर रहा, क्योंकि 2 साल भारत के इतिहास में कभी भी किसी की बेल एप्लीकेशन 2 साल नहीं चली है। आलम साहब की कृपा से मेरी बेल एप्लीकेशन 2 साल चली, ज्यादा से ज्यादा बेल एप्लीकेशन 11 दिन तक चली है। आपने उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद के कामकाज को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने साफ किया है कि संसद की दिशा केवल सत्ता पक्ष नहीं तय कर सकता, बल्कि विपक्ष की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। खासकर बड़े और संवैधानिक महत्व के विधायकों के संदर्भ में 130वें संविधान संशोधन विधायक पर बोलते हुए शाह ने कहा कि चूंकि इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में पास कराना संभव नहीं था, इसलिए इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जीपीसी को भेजने का फैसला लिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि जीपीसी में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें से 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होंगे। शाह ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता करती है और वही तय करेगी कि व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। यह बयान ऐसे समय आया जब संसद के अंदर और बाहर राजनीतिक टकराव चरम पर है और कई अहम विधायक बहस से पहले ही बाधित हो जाते हैं। सुनिए। अटैक हुआ, माइक हाथ में पकड़ा। देखिए, पार्लियामेंट किस तरह से चलनी चाहिए वो अकेला सत्ता पक्ष तय नहीं कर सकता। किसी भी बिल के लिए या संवैधानिक संशोधन के लिए स्वस्थ बहस का वातावरण अगर विपक्ष नहीं बनाता है तो देश की जनता देख रही है कि ये पद्धति ठीक है क्या। इस बिल पर जब तय था कि बिल अभी पारित नहीं होना है, जेपीसी में जाना है, मैंने बीच में ही खड़े होकर इसकी घोषणा कर दी थी, तो विपक्ष इस बिल पर अपना विचार रख सकता था या नहीं रख सकता, मुझे जवाब देना पड़ता। फिर तो बिल जाता जेपीसी में, उस दिन पास नहीं होना था। मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बिल को सरकार ने तय किया है कि ये जेपीसी में जाएगा, दोनों सदन का जेपीसी बनेगा, 21 सदस्य लोकसभा के होंगे, 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे, 31 सदस्य प्रोरेटा सभी दलों से आएंगे। क्या ये बिल पास हो जाएगा? मुझे तो विश्वास है हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ही और विपक्ष में ही कई लोग ऐसे निकलेंगे जो मोरालिटी का सपोर्ट करेंगे, मोरल ग्राउंड को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। और कब तक, कोई सीमा है, टाइम फ्रेम है? ये जेपीसी के अध्यक्ष जो बनेंगे उस पर निर्भर होगा। वो जब चर्चा समाप्त करेंगे तुरंत हम तो अगले सप्ताह में ले आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबर के लिए जुड़े रहे हम भारत के साथ।